सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। अंतराल पाठ 2 आरोहण। आरोहण का मतलब होता है जैसे पर्वत पर चढ़ना, उसको आरोहण कहेंगे। इसीलिए शब्द लगा हुआ है पर्वतारोहण, पहाड़ पर चढ़ना। अब पाठ्य चर्चा का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्रायः पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं, आजकल के जमाने में पहाड़ों पर चढ़ने की शिक्षा दी जाती है। यद्यपि जो वहां पर लोग रहते हैं वो पहाड़ों पर बचपन से लेकर के जब तक से वो जहां रहते हैं प्रतिदिन पहाड़ों में चढ़ते हैं, तो उनको स्वाभाविक तौर से उनको हर उसकी अच्छाई, बुराई, कठिनाई सबका पता रहता है। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं या पहाड़ों में नहीं रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ पर्वत का स्थल ऐसा भी है जो बेहद कठिन से होता है। इसीलिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पर्वतारोहण एक शिक्षण का माध्यम बन गया है। हाँ, जरूर उसके गाइड के रूप में फिर भी उनको वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ता है। कभी कभी हम चित्रों में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, जब कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं या अन्य जगहों को जो बर्फीली यात्रा करते हैं, या जो उनको गाइड लेना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो लोग वहां पर जन्म से रहते हैं उनको अच्छी तरह पता रहता है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। रेखांकित करने का मतलब यह है, विशेष तौर से बताया है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों के जीवन संघर्ष और प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों का चित्रित किया है। चित्रित करने का मतलब होता है अच्छे गहराई से एक एक बातों का वर्णन करना। जीवन संघर्ष, उनके जीवन में जो परेशानियां होती हैं उसे जीवन संघर्ष कहा जाता है। प्राकृतिक परिवेश, वहां के जो स्वाभाविक परिवेश है, प्रकृति के माध्यम से जो रहन सहन, चढ़ना उतरना, एक एक चीजों का ध्यान रखना, उसको कहते हैं प्राकृतिक परिवेश। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आपदा, अचानक बर्फ के गिरने से, अचानक बहुत ज्यादा पानी गिरने से वहां के लोगों का, जो पर्वतीय स्थल में जो लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं पैदा होती है, भूस्खलन, अचानक तेज बरसात या बहुत बड़े पत्थर होते हैं उसके नीचे की मिट्टी खिसक जाती है तो बड़ा पत्थर लुढ़क जाता है और ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। इससे उनका जीवन तथा उनका जो सामाजिक परिवेश है दोनों नष्ट हो जाता है। हम इस बात को कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से भी समझेंगे। आरोहण उनका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवंत उदाहरण का मतलब इस कहानी को पढ़ने से ये सारी बातें स्पष्टतः नजर आती है। आरोहण पहाड़ी लोगों के जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी की नौकरी भी दिला सकता है। जो लोग गरीबी में जीते हैं और परेशानी में जीते हैं,
जो उनके लिए प्रतिदिन का काम है, उनको यह अविश्वसनीय लगता है कि आजकल के जमाने में पर्वतारोहण का दिशा देना एक नौकरी का भी जरिया बन सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं की संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, इसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। विशद का मतलब होता है विस्तृत तरीके से वर्णन। यह स्पष्ट है, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनके बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके कुछ रीति रिवाज भी होते हैं। उनमें सहज स्वाभाविक तौर से एक दूसरे को सम्मान करने की प्रकृति होती है। वे शांत और जटिल, दुखद जिंदगी और संघर्षमय जिंदगी को गुजारते हैं। इन सब बातों को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया है, वर्णन किया है, ताकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं या पठन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनकी समस्याओं को अवगत कर सके। सरकार इस पर ध्यान देते हुए उनकी कठिनाइयों को ध्यान देते हुए दूरी कर सके। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द तथा मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में यह शब्द संरचनात्मक भूमिका में इससे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ने, जब हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आंचलिक शब्दों का, अर्थात उस क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, जो वाक्य बोले जाते हैं, उनका भरपूर प्रयोग किया है, ताकि आप उसको पढ़ते हुए वहां की भाषा का आनंद ले सकें या उसको जानने की आपके मन में उत्कंठा पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, जिससे आपके वहां की शब्द संरचना, वाक्यों की संरचना, पर्वतीय बोलियों के शब्दों का जो शब्द श्रवण है वो आपसे अनुभव ले सकते हैं। और साथ में मुहावरों का प्रयोग करके इस पाठ को बड़ा रुचिकर बनाया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, संजीव लेखक का नाम है। पर्वतीय क्षेत्र में लोग किस प्रकार की समस्याओं से अवगत होते हैं। यहाँ पर 2 घोड़े हैं, इसमें 2 यात्री हैं। एक छोटा सा बालक घोड़े का व्यापार करता है। यहाँ पर एक स्त्री है जो पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ चराती है, जहां पर गर्म ऊन पैदा होता है। ये उनका व्यापार है। इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया है। संजीव लेखक का नाम, आरोहण पाठ का नाम। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतरकर आगे बढ़ गई। जिस बस से यात्रा कर रहे थे वहां पर और उतरे थे, उस जगह का नाम था देवकुंड। रूप सिंह की नजर सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। रूप सिंह इसमें यात्री का नाम है। यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये रूप सिंह है, और उसके साथ में उसका जो मालिक है उसका बेटा भी है। तो उसका यहाँ पर चित्र दिया है। रूप सिंह को गांव छोड़े हुए, शहर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़े हुए, जो कि माही नाम का गांव है, 11 साल हो चुके थे। 11 साल के बाद आज वापस हो रहा है। यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी असुविधाएं हैं, आज जमीनी क्षेत्र में आकर के लोग अपने रोजगार खोज रहे हैं और उस रोजगार से इतना परेशान हो चुके हैं, अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अगर कभी जाते हैं तो उनके मस्तिष्क में जो संस्मरण है, यादें हैं, बहुत ताजी रहती हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं और याद करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंतर वेदना भी होती है। परंतु सच्चाई यह है कि वहां पर रोजगार का न होना और परेशानियों की वजह से लोग जो है शहरों की ओर पलायन करते चले जा रहे हैं। यहां पर लेखक ने पलायन की बात को भी उजागर किया है। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि इतने साल कहां रहा था,
इतने सालों के बाद लौटकर आया ही क्यों? तो वह क्या जवाब देगा? कोई खतों किताबत भी नहीं, पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मिल सड़क न बन पाई थी। माही के लिए अकेले जाना होता तो गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और भी हो तो सोचना पड़ता है, अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे आईएएस ट्रेनी। ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लिवा जाना और अपनी ओर गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। लेखक ने इस पैराग्राफ के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति अनेक दिनों के बाद जाता है तो मन में शंका, लज्जा और झिझक लेकर के जाता है, क्योंकि गांव वाले सोचेंगे कि इतने दिनों में कहां था। ये हर मनुष्य के साथ है। ये पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। वापस आना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन सरकारी व्यवस्था ऐसी है, जो शहर के आसपास तो बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र को विकास पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। लेखक ने कहीं न कहीं इस कहानी के बहाने से इस बात को उजागर किया और बता रहे हैं 11 साल तक की आज जाकर के देखता है तो वहां पर आज भी सड़क नहीं बनी है। वही छोटी सी पगडंडी, पगडंडी कहते हैं एकदम पतली सी सकरी सी सड़क, कच्ची सड़क, उसी को कहते हैं। जबकि उनके जो जिनके यहाँ वो नौकरी करता था कपूर साहब, उनका बेटा आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है और उनका मेहमान बन करके उनके साथ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब सड़क की अव्यवस्था, गांव की व्यवस्था को देख करके, एक संपन्न घराने के लड़के को देख करके वहां का आदमी शर्म भी महसूस कर रहा है। वो भी चाहता है कि गांव का बड़ा विकास हो और गांव में भी अच्छे मकान बने, वहां पर रोजगार की सुविधा हो। तो ये मन की वेदना को लेखक ने यहाँ पर लिखा है और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। शेखर अपने बाइक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप का मतलब रूप सिंह, आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी भी देख सकता था अपने गांव को। यह दिगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां, कई घाटियां थी। लेखक ने यहां पर यह बताया, जैसे शेखर जो है उसके पास दूर देखने की एक मशीन है जिसे अंग्रेजी में बाइक्यूलर कहते हैं, एक दूरबीन टाइप का होता है। उससे वहां का रूप सौंदर्य देख रहा था, लेकिन रूप सिंह जहां पला था वह अपने आंखों को बंद करके भी वहां का रूप सौंदर्य देख सकता था। और अभी तो उसे दूर जाना है, 15 किलोमीटर, कितने पहाड़ पार करने हैं, कितनी सारी समस्याओं से जूझना है। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा। यहां लेखक ने कल्पना की है। फिर उसके पीछे अपने जर्द परतों को, जिस पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी। उसके हिसाब से अभी 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहां से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपने इंपोर्टेड घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही चाहिए। लेखक ने इस बात पर यहां कहा है, वहां बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और यहां तुलनात्मक अध्ययन किया है, साथ में नए नए शब्दों का प्रयोग करके, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करके वहां के सौंदर्य को और भी प्रकट किया है। अब वहां जो बादल और धुंध लगे थे उसको फफूंदियों की तरह मतलब चिपके हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन किया और पहाड़ को बड़े विशाल डायनासोर से तुलना की है। और 15 किलोमीटर तक की देखो रास्ता सुविधा नहीं है तो पैदल जाना है, इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं, अभी
उसके हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी, वो घड़ी भी जो है इंपोर्टेड घड़ी है। गांव में बड़ा मुश्किल है, सूरज को देखा और अपना अनुमान लगा लिया, लेकिन वो शहर में आने के बाद उसके हाथ में, और इंपोर्टेड घड़ी का मतलब विदेशी घड़ी। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहां कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कने जाना छावा, आपको कहाँ जाना है? ये वहां की लोक भाषा है, डोगरी भाषा। माही सरगी से पहले का गांव, माही जगह का नाम है जहां उसको जाना है, उससे पहले सरगी गांव पड़ता है। तो उसके बारे में वो कहता है कि कहाँ जाना है, चाय वाले इसलिए मिल जाते हैं, वहां ठंडा प्रदेश है। और वैसे भी आजकल चाय जो है भारत का एक प्रमुख पेय बन गया है, इसीलिए जब भी कहीं जाओ तो चाय पूछी जाती है। और गांव हो शहर हो, पहाड़ों में थोड़ी ठंडकता की वजह से अपना चाय पी करके बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है। चाय वाला बहुत सारे नॉलेज भी रखता है आसपास की बातों का, तो सहायता भी मिल जाती है, इसलिए उसने चाय वाले से पूछा। चाय वाला अपना सिर खुजाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहां से डाक बंगला मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही, अभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए माही, तू वकी जाना छू, तू वहां जाएगा? अरे माही, तू माही जाएगा क्या? उससे पूछा। तो चाय वाला जो है पहले सोचने लगा और कहा, वहां तो जाता नहीं है। मतलब रास्ते की समस्या, लोग वहां तक नहीं जाते हैं। पर एक महीप नाम का जो लड़का है जिसकी उम्र 9-10 साल की थी, वो वहां की बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस उम्र में अपनी कमाई शुरू कर देता है। लेखक ने इस बात को स्पष्ट तौर से ध्यान आकर्षित किया है, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, तो शहर में पढ़ाई को छोड़ करके वह इस पर ध्यान दे रहा है, या गांव में शिक्षा की बड़ी कमी है, आय की स्रोत की बड़ी कमी है। एक 9-10 साल का बालक जिसे बाल मजदूरी कहते हैं, तो महीप नाम का लड़का बाल मजदूरी कर रहा है। तो लेखक ने इस बात पर उजागर किया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया, समाज का ध्यान आकर्षित किया है कि गरीबी ने बाल मजदूरी करने को मजबूर कर दिया है, जो कि भारतवर्ष का अशिक्षा और बाल मजदूरी रोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी, मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे पर मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहां सवारियां मिलती कहां हैं? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है, घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो। यहां पर लेखक ने वहां के वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जो वहां का व्यक्ति है चाय वाला, वहीं की भाषा में बात कर रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर काम ही नहीं है, और ये बालक रोजी रोटी के लिए काम करेगा, कितना भी दूर क्यों ना हो। 15 किलोमीटर पैदल जाएगा और 15 किलोमीटर पैदल आएगा, सिर्फ रोजी रोटी के लिए। सड़क की अव्यवस्था, रोजी रोटी की समस्या, पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या, इस सारी बात को लेखक ने समाज के सामने में और सरकार के सामने में रखा है। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया,
दो घोड़ों के 100 रुपए। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। उस बालक का नाम था महीप। अपने पहाड़ तक का रास्ता ठीक ठाक था। पहले पहाड़ तक का रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदो जहां तहां दरकने लगा था। मतलब दरकने मतलब कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं अंधेरा। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। चढ़ाइयां और ढलाने, बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झरझर कर उसके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटकती हरियाली समेटे पहाड़ कहीं कच्चे कहीं पक्के। कोई नदी बह रही थी, शायद सुपिन, सांप की मारी अभागिन सुपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डंडियों में मां एक कुहेड़ी ना लगा लाग तू। यहां पर लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया, वहां का सौंदर्य बड़ा सुंदर है। स्याह पट्टियां मतलब स्याही रंग के का पत्थरों का रंग बताया है। जैसे यहां उदाहरण दिया, खाल वाला विशाल जाल पकड़ा रहा हो। तो ये सारे के सारे उपमा अलंकार के माध्यम से लेखक ने वहां के पर्वतीय क्षेत्रों का सौंदर्य का वर्णन किया है, वहां के ढुलाने के बारे में वर्णन किया है। वहां कहीं कहीं मकान होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मशरूम लगे हैं, दूर से खूबसूरत लगता है, और छोटे छोटे मकान होते हैं, इसके विषय में वर्णन किया है। वहां एक नदी बह रही है, नदी का नाम सुपिन है। तो लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में प्रकृति का सौंदर्य का अद्भुत नमूना वहां प्रस्तुत किया है। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल में पथरीले रास्ते पर जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खर खर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। लेखक ने यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए बड़ा सुंदर ही घोड़ों के टाप का वर्णन किया है। ऊंचे नीचे पांखों मां एक घसेरी ना जाए तो। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक के परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डंडिया में ए हिलास न बांस तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कुहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की की। ए कुहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम न लगो जाकर। इस पर कुहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। इस तरह वह हिलांस नाम के एक परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया कर। यहां पर वहां के स्थानीय संगीत का लेखक ने उल्लेख किया है, स्थानीय भाषा में है, कि वहां की पर्वतीय औरतें अपने दिल बहलाने के लिए कैसे अपने दिल की आवाज से गाना गाती हैं। उसके लिए आवश्यकता नहीं है किसी संगीत वाले से ट्रेनिंग लेने के लिए। ये तो मन का माधुर्य, आत्मा की आवाज और प्रकृति का सौंदर्य से स्वाभाविक तौर से निकले हुए शब्द है। लेकिन इसके बीचे में वहां की समस्याओं को हिलांस नाम की जो चिड़िया है उसका बहाना लेकर के कहती है कि देखो यहाँ बड़ी परेशानी है, ऊंचा नीचा पहाड़ी, यहाँ जिंदगी की समस्याएं ही समस्याएं। ऐ परिंदा, तू यहाँ क्यों रहता है? तू भी अच्छी जगह जा रहा है, जैसे लोग साफ सुथरी जगह पर रहना चाहते हैं,
और उनको भी कह रहा है, जो वहां पर कोहरा है, कोहरा के माध्यम से अपने दिल के दर्द को वह रो रही है और बता भी रही है, जो स्वाभाविकता है। मगर तेरी आवाज भर्रा क्यों, ये बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द का टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के, शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ, वही। ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहां उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है। इन पहाड़ों से इसे तो कोई पहाड़ी भी नहीं समझ सकता। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब। नेह के नाते नजर नहीं आते। नेह का मतलब स्नेह, प्रेम के वास्ते। पास में कोई अपना खड़ा है तो उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ ना बोला, सिवाय खुरों की आवाज और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में अग जग डूबता जा रहा। सारी ध्वनियां सो गई थी। इस पैराग्राफ में लेखक ने स्पष्ट तौर से बताया, आज व्यक्ति का स्वार्थ, मजबूरियां, परेशानी, जो आपसी स्नेह है, वो भी धुंधलाने लगा है। लोग समतल क्षेत्रों में जाकर के नौकरी करते हैं तो अपने लोगों को भी भूलने लगे हैं। इस पीड़ा को लेखक ने यहां पर उठाया है। कुछ देर के बाद अचानक चलते चलते ठमक गया, रुक गया। यहीं इस जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। यहां पर पुरानी स्मृति को लेखक ने याद दिलाया है। रूप सिंह अपने बचपन की स्मृति को याद कर रहा है। धकेला था क्यों? शेखर भी रुक गया। वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भाग ना जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ न सूझा, तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें, यहां इसी जगह। वे संभल न सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खींच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं, झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे ये हमारे हाथ, बहुत सख्त जानते भूप दादा। बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितने सख्त जानते, अंदर से उतने नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत में फिसले थे, खुद को कसूरवार ही समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। लेखक ने यहां पर बताया, रूप और उसके बड़े भाई भूप। रूप सिंह भाग जाता है, लेकिन बड़े दादा भूप उसको पकड़ लेते हैं। कोई नहीं चाहता कि घर से कोई, उसका बच्चा, उसका छोटा भाई, उसका परिवार का सदस्य छूट जाए। कोई ना कोई समस्या होती तब व्यक्ति भागना चाहता है, लेकिन बड़े का काम होता है उसे संभालना। साथ में धक्का मार के जब भागता है तो वो ये बताता है कि खाई से वो गिर रहे थे, वहां कितनी बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं। हो सकता है कि इनका जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन पेड़ ने बचा दिया। इस बात को लेखक उजागर कर रहा। आज भी बहुत सारी बसें या गाड़ियां या पैदल व्यक्ति जाते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है, गिर जाता, वहीं उनकी समाप्ति हो जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी बड़ी खाइयां हैं जो जीवन को मृत्यु तक ले जाती हैं। उसके विषय में वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से
पेड़ों ने संभाल रखा उन खाइयों को और मनुष्यों के जीवन को। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला, भूला छोटे भाई को कहते हैं। उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा। बड़ा भाई था, दुखी होकर के पूछता है। अभी भी ये अपने आप को दोष दे रहा है। ये पहाड़ी लोगों के अंदर की सादगी और उसका प्रेम और उसका आंतरिक सौंदर्य को प्रकट करता है। वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी अपने खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने 10 दिन से जो हाथ छोड़ा, उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर भी नहीं पकड़ा। तो वहां की औषधि के विषय में वर्णन कर रहे हैं। पेड़ पत्ते का जो वो जानते हैं उसी को रगड़ करके लगा देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। वहां स्वस्थ वातावरण, शुद्ध हवा, वहां के रहने वाले लोगों के चेहरे की चमक, लेकिन अंदर की सादगी का वर्णन लेखक ने यहां पर लिखा है। और रूप सिंह अपने स्मृति को दोहरा रहा है। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह कैसे चढ़ी थी चढ़ाई। हमने उस दिन क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें उसे आने पर। महीप जो है इस कहानी को ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो समझ गया कि ये जो आदमी है जो जा रहा है मेरे गांव, महीप उसी गांव का रहने वाला था। ये रूप सिंह उसका रिश्ते में चाचा था। जब कहानी को समझा, अभी रूप सिंह को नहीं पता, लेकिन महीप इस कहानी को सुन करके समझ गया कि जो जाने वाला व्यक्ति चाचा है और जो शहर से वापस आया है। लेकिन वो शांत रहा, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करता। अंतर वेदना इतना कष्टकर था कि अपने बातों को अपने अंदर पिरो रहा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है, घुट रहा है लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती। बच्चे किस तरह बोल रहा था शिखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितने ऊंचाई तक जा सका हूं उस सब का, मगर उससे मुलाकात तो इस वाकये के साल भर बाद हुई है। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते। रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर के देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान गए हैं आप। उस्ताद का मतलब होता है शिक्षक, ट्रेनिंग देने वाला। यहां पर दोनों की चर्चा हो रही है। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को किसी बात की सुधि रह जाती थी और न शेखर को। तो शेखर और रूप में बातचीत चल रही है, पर्वतारोहण की क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां हैं, और इससे आम पाठक जो है इसकी समस्याओं को समझता है। दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए कहा, मैं। शेखर ने नीचे देखा बिना कहा, हां करते प्रशिक्षार्थी की तरह। प्रशिक्षार्थी बोलते सीखने वाले। सैद्धांतिक बातों को याद किया। सैद्धांतिक बात का मतलब होता है जो जो नियम कानून सिखाए जाते हैं, सिद्धांत कहा जाता है, उसे सैद्धांतिक बातें कहा जाता है। सबसे पहले तो कोई दरार तराशते या राख पिटन लगाते। ये जो सिखाया जाता है वो इस तरीके से सिखाया जाता है। ऐसी दरार अर्थात छोटी सी जगह जहां पर एक राख पिटन होता है, एक यंत्र नुमा जिसमें फंसा देते तो बहुत मजबूत तरीके से रखता है, फिर उसमें रस्सी लगा करके चढ़ते हैं। खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार न मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। यहां से पर्वतीय पहाड़ों में किस तरीके से चढ़ा जाता है और आज के प्रकार किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, लेखक इस बात को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप खैर आगे। राक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो रोप लैंडर, रस्सी की सीढ़ी, नो। आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग,
चौरस या समतल बनाना। फिर से देखना होगा पत्थर किस जाति का है, इग्नियस का है, ग्रेनाइट है, मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका क्या है, वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं होगी। यहां पर पत्थरों की प्रजातियां और किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, इसके ऊपर लेखक जो है यहां पर इस पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा की, आंखें नचाई। यस यस, परिपक्व बुद्धि का मतलब होता है मजबूत बुद्धि वाला और अच्छी तरह समझदारी वाला। दोनों आरोही अति उत्साह में थे, आरोही चढ़ने वाले। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान न हुआ, भान माने आभास, ढलान से उतरकर कब वे बीच के मैदान में चले आए थे और अब मैदान भी दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाओं को कसते चले जाने से सकरा होता चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, यहां पर ये अंग्रेजी का वर्ड है आसान, उसको इजी वैसे के वैसे शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तत्सम शब्द। अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो तो ख्याल रखें दोनों के बीच सुपिन है, सुपिन वहां एक नदी है, दो पर्वतों के बीच में एक नदी है, तो नदी से को पार करके कैसे उस तरफ जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। 1 मिनट, मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, देवदार पेड़ का नाम है, जिन्हें मजाक मजाक में पहाड़ के रोए कहा जाता है, अर्थात देवदार जो लंबे लंबे वृक्ष हैं उनको पहाड़ के रोए कहा जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है। रूप का इशारा शायद वह कटे अंश की ओर चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसे बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। ये तो लाइमस्टोन है, सिकरी जिन, बस। लेखक ने इस पैराग्राफ में किस प्रकार इस पार से उस पार नदी हो और बीच में नदी हो तो जाने का सिद्धांत किस तरीके से पर्वतारोहण में सिखाया जाता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। नहीं, ओवरहैंगिंग भी है, हाँ है, तभी तो टफ है। टफ का मतलब कठिन, यह अंग्रेजी का वर्ड है, इसको वैसे ही लेखक ने लिख दिया है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। क्रॉस ये भी अंग्रेजी का शब्द है, इसे लेखक ने वैसा ही लिखा। ऊपर से, नदी के ऊपर से कैसे जाते हैं इसके विषय में लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकता कर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की सकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद सकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के, ओए वीरू, दाएं चल, दाएं, अरे ले जा नदी मां, दाएं दाएं, संभली के। मगर जब सामने भीड़ें आ गई और भीड़ों के साथ भूटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों के की कुत्ते के पीछे भीड़ें हाँक रही 14-15 साल की सरोनी लड़की पर। अमारूप, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक बढ़कर चढ़ाइयां चढ़ी हैं, हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी।
जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी, थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी। शेखर ने लड़की को इशारा किया। हाँ, रूप की मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई, जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा। वह भेड़े चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। इतनी हसीन भी थी ना। ये क्या, उसके सामने शैला भी तो इतनी सुंदर थी। उसकी गुलामी बजा लेने में ही मैं खुद को धन्य मानता, जबकि खुद बैठकर स्वेटर बुना करती और मैं उसकी भेड़े हाँका करता। उसके लिए बुरुंस के फूल तोड़ लाता, जो बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसी को ला करके देता, और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। ठिठोली मजाक। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा वह स्वेटर भी भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। इस पैराग्राफ में जब वो जा रहे थे तो महीब जो है अपनी भाषा में किस सुंदर तरीके से घोड़े को आगे बढ़ा रहा था। जब वो 14-15 साल की लड़की को वहां पर जो देख रहा था, भूटिया वहां एक कुत्ता मिलता है जो भेड़ों के साथ रहता है, उसको संभालता है। तो लेखक ने वहां का काम के विषय में वर्णन किया है। वहां की औरतें भेड़ चराती हैं, बच्चे भी चराते हैं, वही उनका व्यवसाय का मुख्य साधन है, या खेती कर लेते हैं। लेखक ने इस बात को बताया, लेकिन साथ में 14-15 साल की जब लड़की देखा तो रूप के ऊपर शेखर ने जब मजाक किया तो उसे पुरानी स्मृति याद हुई, जो जिस लड़की के साथ वो चराया करता था भेड़ें। तो उस विषय को यहां पर वर्णन किया जा रहा है। वे ना आते मुझे, जिस दिन भूप दादा ना आते, आखिर तक खुश रहने की तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। यहां पर महीप जो है और अच्छे दहरा है, क्योंकि महीप की मां के विषय में चर्चा हो रही है। लेकिन महीप जो है शांत होकर के ये सारी बातें वो सुन रहा है, लेकिन वो अपने व्यवसाय की ओर ही ध्यान दे रहा है। तेरी इस लव स्टोरी में कोई दम नहीं, कोई और नहीं मिली भी क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों ने से साबका पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसे एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वह जगह दिखाता हूं जहां महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों से रस मिल रहा हो। क्योंकि वो अपनी मां के बारे में सुन रहा है तो ध्यान से सुन रहा है, सारी बातों को सुनना चाहता है महीप। अचानक रूप को खटका हुआ। यह कहां आ गया वह? यहां तो झरने झर रहे हैं, चरागाह के नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के, तू हमें कहां लिवा जा रहा है? माही, महीप बोला। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहां भेड़े चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वे सब कब का दब गया साहब। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात, मुलाकात को मुकामात शब्द लिखा है, सब के सब दब कर ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते, इसी से बेकार चलना है। लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में भूस्खलन की समस्याओं के विषय में उजागर किया है। जो रूप ने 11 साल पहले जहां गाय चराता था, बकरियां और भेड़ें चराया करता था, उस भेड़ चराने वाली जगह पर जहां उसकी स्मृति याद थी, आज सब कुछ बदल गया है, जिसे महीप बताता है कि भूस्खलन में सब समाप्त हो गया। तो भूस्खलन
पर्वतीय क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर लेखक ने इसको उजागर किया है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुरगी है। सुरगी यानी स्वर्ग। उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ। यह बात नहीं, मैं तो उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, वह जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं, और यह 15 किलोमीटर पैदल। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर भी। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा यह। ये हिरांस की तरह जा छुपता होगा अपनी मां की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उस लड़के को पुकारा, ओए महीप। यहां पर लेखक ने बताया भूस्खलन की समस्याओं के बारे में। और इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एक छोटा सा बालक जो है, कच्ची उम्र का, रोजी रोटी की समस्याओं से वो ग्रस्त है। लेखक ने पहाड़ों पर जो रोजी रोटी की समस्या है, उस पर भी यहां पर उठाया है कि छोटे छोटे बालकों को भी वहां पर बाल मजदूरी करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के विषय में लेखक ने महीप के बहाने से उठाया है। जी साहब, तेरे पांव में दर्द होता होगा, आजा, कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते बकट तो चढ़ के आना ही है। आना ही है, वहां की भाषा में आना ही है। ये हीरू वीरू के संग कब से लिया तूने, ये किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो, हीरू वीरू के अलावा घर परिवार में कौन कौन है, शेखर ने कहा। साहब, बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर महीप ने उसके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से गिरे गिरे हुए थे, पत्थर गिरे हुए थे। वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते, निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके लिए फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की। जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काट करके बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा लिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को। फिर वह खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट आया था। अतीत का मतलब पुराने दिनों में। उसके पापा इधर ट्रेनिंग लेने के लिए न आते, न रास्ता भटकते, न मेरी जरूरत होती। मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर के अपने साथ मसूरी लीवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर के रह गए साहब। 11 साल बीत गए। तब हम इस लड़के की तरह हुआ करते थे। तो रूप सिंह का बचपन भी अभावग्रस्त था। तो अभावग्रस्त होकर के कपूर साहब जो है, शेखर के पिताजी यहाँ पर आए थे, वो भी रास्ता भटक गए थे। तो रास्ता दिखाने वाला यह छोटा सा बालक ही रूप सिंह था। लेकिन उससे प्रसन्न होकर के वो लेकर वहां नौकरी दे दे। 11 साल से वो नौकरी करा और अपने गांव वापस नहीं आया। ये वहां की समस्याओं के कारण है। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे। मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है, वह बोलता ही नहीं। घुन्ना जो चुपचाप रहता है, बोलता ही नहीं, मन ही मन सोचता रहता है, बोलता ही नहीं। साहब, इतनी इतनी देर करोगे तो लौटेंगे कैसे? महीप ने चेताया। एक एक कर फिर सवार हुए घोड़ों पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी
और कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल में 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। बस ऊ डांडी, डांडी माने पहाड़ के पीछे अगला जो छोटा सा पहाड़ था उसको डांडी कहा गया है। यहाँ की वहां क्षेत्रीय भाषा में पहाड़ को डांडी कहा जाता है। तुमने बताया नहीं, तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, फिर भी वह पीला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप। अजीब होते हैं पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। यहां पर लेखक ने पहाड़ियों के स्वाभिमान का वर्णन किया है। छोटा सा बालक मही रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ बिना सहायता के लिए अपने दिमाग, दिल और अपनी ताकत के बलबूते पर उसे बाहर धकेल दिया। इस प्रकार पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, हिम्मती, परिश्रमी और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। इसके विषय में महीप के बहाने बताया है। गांव आता ही जा रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुले थे। यहां पर बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हुए बंद स्मृतियों के कपाट, अपने यादगारों को किस सुंदर तरीके से शब्दों में वर्णन किया है। एक ओर सुपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा, माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा? एक जगह का नाम है केदार कांठा। कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर? ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। बहुत पुराने लोगों में किसी किसी ने लाल पलटन में के अंग्रेजों को देखा होगा, नयों ने नहीं। सो दो गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था। दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहां ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नजरें इनमें से एक चेहरे पर टटोल रही थी। अर्थात लेखक ने वहां पर बताया कि वहां के लोग जो है किस तरह रहते हैं। सितंबर के महीने से काफी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। लोग अपने ठंड को दूर करने के लिए एक बहुत मोटा सा ऊनी कपड़ा ऊपर से पहन लेते हैं, जिसे लावा कहा जाता है। तो यहां पर लेखक ने वहां का परिधान के विषय में वर्णन किया, किस तरह वहां का परिधान है। लेकिन अभी भी रूप सिंह जो है किसी अपने को ढूंढ रहा है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी बात है। कितना ही दूर चला जाए, कितने ही वर्ष हो जाए, लेकिन वह अपने को ढूंढता है और अपने को ढूंढने के लिए वह हजारों मील, लाखों मील भी पहुंच सकता है। और वहां जाकर के जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि में जाना, अपने को ढूंढना उसका सबसे बड़ा मन की इच्छा होती है। उसके स्मृति पटल पर बैठा रहता है, उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। लड़का एक सयाने रईस सा अपने थकान भूलकर अपने हीरू वीरू को पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने एक 100 का नोट निकाला और उसे कुछ सोचकर रख लिया। 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हुए हो और तुम्हारे घोड़े भी। फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, ऐसा करो आज रात यहीं रुक चलो, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा, यहां मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल रहा।
उसके इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा था, अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे देखते ही जा रहा था। देखो, लेखक ने वहां के लोगों का वृद्धावस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वहां वृद्धावस्था में एक व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। लेकिन उसमें जब नए आदमी को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें अजनबीपन है और रूप सिंह के मन में अपना व्यक्ति ढूंढने की इच्छा है। कने जाना छावा साहब, कहाँ जाना है साहब? रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिसके भूप सिंह और रूप सिंह दो बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई। यहां लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया, अपरिचय की शिला। उसे पत्थर मान लिया, एक कल्पना की है, पत्थर जैसे मजबूत होता है ऐसी स्थिति, मगर टली नहीं। तो रूप की जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी उसे जोड़ने सजाने लगा। बाबा, यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदा छे। अर्थात वह हिंदी भाषा को वहां का व्यक्ति लोक भाषा बोलने वाला नहीं समझ पाया, वृद्ध व्यक्ति था और वहीं की भाषा में रमा हुआ था। तो रूप सिंह ने जो अपनी भाषा भूल गया था, फिर भी स्मृति में व्यक्ति कोई अपने बचपन की भाषा को नहीं भूल सकता, तो रूप सिंह ने भी उसको याद करके अपनी भाषा को बोला। हाँ, इस बार बूढ़े के होठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छाई। अगर मैं बोल लूं कि मैं वही रूप सिंह छो, तो अगर मैं बोलूं कि वही रूप सिंह हूं, तो तू ना आप मजाक करी छो साहब। तब तो ई भी मजाक ई छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। अर्थात रूप सिंह ने दादा त्रिलोक सिंह को पहचान लिया। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी आत्मीयता को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया था। आत्मसात का मतलब उसे अपने मन में संतुष्टि नहीं कर पाया था। किसी दूसरे ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे यहाँ इतने दिन, कहाँ थे इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज चाह? त्रिलोक ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना। के वास्ता, किस लिए? गड़बड़ा गया रूप उसकी इस जिरह से। जिरह बातचीत, वार्तालाप। बाबा, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4,000 तनख्वाह देती है हमें। लिया सुन लिया, एक ही बात। त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक रूप सिंह छे, चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं छे कि सरकार या को सिर्फ म्याल चढ़न को वास्ते 4,000 तनख्वाह दे बेचू। यक क्या बात हुई? कैसी अहमक है? यक सरकार भी शेखर की इस उपस्थिति में ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप। यहां पर वृद्ध व्यक्ति को, त्रिलोक सिंह को आश्चर्य हो रहा है। पहाड़ में चढ़ने के रास्ता बताने के लिए महीने का 4,000 रुपए तनख्वाह देना उसके लिए आश्चर्य था, क्योंकि वो तो रोज पहाड़ में चढ़ते हैं, इसके लिए तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह असंभव सा है। इसीलिए वृद्ध व्यक्ति को यह आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, लेकिन शहरों में होता है। आप कभी नीचे गए ना? के वास्ता नीचे क्यों जाऊं भाई? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, अभी आज्ञा दे, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। ग्यार? हाँ, घर। ग्यार घर को कहते हैं। ग्यार तो ऊपर उड़ी के चलू गेचू बेटा, वो उदिर। त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे उसकी नजर, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। शिनाख्त माने समझना, अच्छी तरह समझना। जो पहले का पहाड़ है उसको बादल होने की वजह से अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। और बाबा और माँ वो
तो और भी ऊपर त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी थी। बहुत साल पहले ही एकाएक सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन, उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखा। जो रूप सिंह अपने माता पिता से मिलने आया था 11 साल में, पर्वतीय समस्याओं की वजह से उनका देहांत हो गया। आज वह उदास हो गया। कुछ देर बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? भूप, रुको बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो गया, क्या वाकई भूप है या त्रिलोक उसकी आत्मा का आह्वान कर रहा है? कितने लोग हैं वहां? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया। अरे वो है उसकी घरवाली, एक लड़का है, लेकिन वो तो... आगे के शब्द रोक लिए उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वही लिवा लाया ना घोड़े पर आपको, किसी लड़के ने बताया। अब यहां पर पता लगा कि वो उसका भतीजा है, एक गांव के लड़के ने बताया। यही ही रूप सिंह का बेटा है। वो... रूप ने मुड़कर देखा, महीप वहां नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूर को हाँकते वे ढलान में तेजी से उतर रहा था। उसकी आंखों में उसका अक्ष छोटा होते होते पहाड़ की ओर में तिरोहित हो रहा था। तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, आश्चर्य, स्ट्रेंज, आश्चर्य, अद्भुत। अक्स का मतलब है जो फोटो दूर दिखाई होता धीरे धीरे ओझल होता जाता है, ऐसा चित्र। भूप तो यक किसी से बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल पहाड़ पर। म्याल मने पहाड़। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू क्या कर रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े? सरकार यह काम का वास्ता तुझे 4,000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरे चीज सहारे चढ़ते हैं। यहां तो साथ लाए नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले स्वाभाविक तौर से चढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग वाले हैं उनको सारी की सारी बातें सिर्फ वो समझदारी के लिए चढ़ते हैं। ओ... त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आई। इतना सारा इंतजाम हुए तब तू चढ़ पावे म्याल पे? म्याल मैंने पहाड़। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे और बूढ़े भी। औरतें ने हंसते हंसते मुंह फेर लिया। देखो, यहां पर लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से सजीव चित्रण किया है तात्कालिक परिस्थिति का। यही लेखन कला की सबसे अद्भुत नमूना होता है। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। पहले नजर में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पांव उसके डिबके की ओट में थे, किसी डाल की ओट में। फिर उसके हाथ और बीच अंश दिख रहे थे। पता नहीं, उसका मायावी कद अंदर जमीन में किसी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। यहां पर लेखक ने उसके हर कदम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तुलनात्मक अध्ययन के साथ धीरे धीरे चलकर उसके सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलन के दरमियाने मध्यम कद की मामूली सी शख्सियत व्यक्तित्व के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था। तिलिस्म उसके अद्भुत जादुई शक्ति। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया सख्त लंबोतरा चेहरा। उसकी अजीब सी स्थितप्रज्ञ आंखें मध्यम मध्यम चलती हुई, बहुओं के कटे पर निशान, बहुओं पर कटे का निशान। वही है, बिल्कुल वही।
11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हो गए भूप दादा। लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस मासूम चेहरा का और मजबूती का, सौंदर्य का वर्णन किया है जो उस व्यक्ति में होना चाहिए, और स्थित प्रज्ञ कह करके उनके व्यक्तित्व को और भी बढ़ा दिया। स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो, शांत हो। दादा, रूप जा चुका भूप के कदमों पर, मैं रूप हूं तुम्हारा भगोड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहां कहां तक देखा, फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी। कब आया, अभी अकेले। यहां पर भाई भाई का मेल हो रहा है, आपसी प्रेम संबंध के विषय में वर्णन हो रहा है। नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब जो मुझे लेवा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। भुईला, छोटे भाई को कहते हैं अनुज, मैंने छोटा भाई। चल गया, चल घर चल, कहकर उन्होंने दोनों बैग कंधे पर डाल दिए और बिना उनकी सहमति का इंतजार किए बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पहुंचने का स्थान, ये अंग्रेजी का वर्ड है। रूप ने होठों पर अंगुली रख करके चुहल करने से मना कर दिया, चुहल शरारत करने से। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा यह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़ झंखाड़, बगल में बहती सुपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ रहे थे। जिसने आंख मिचौली खेलता उसका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे। यहां लेखक ने प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत नमूना का वर्णन किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अद्भुत होती है प्रकृति। पहाड़, बादल, पानी, पेड़ पौधे, इन शब्दों का अद्भुत समागम होता है। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्रायः खड़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे वे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बचा रह गया है ना? फिर से नीचे उसके पास आए। उन्होंने गले में मफलर की मजबूती पर की, फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भूला इसे पकड़, इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़े हाँप रहा था। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, उनकी सांसें मजबूत होती हैं। भले ही पहाड़ को चढ़ने के लिए मैदानी इलाके के व्यक्ति कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, लेकिन जो मजबूती, जो चुस्ती पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में होती है, वह इसमें नजर नहीं आ सकता। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उसकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े रूप और पीछे पीछे। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर को संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जा रहे। देख, ये थई मजबूती से पकड़ी के राखी, इन न हवा की गिर गैल सुपनी मां। देख, इसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा ना हो कि गिरे जाकर के सुपिन नदी में। भूप दादा सांप थे, छिपकिल्ली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती। वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींचे चले जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढालान से ऊपर ले आए थे उसे।
घंटे भर लगे उसे पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। तो यहां पर भूप दादा की कुशलता के विषय में वर्णन किया। कितनी शक्ति थी, कितना धैर्य था, कितनी आत्मविश्वास था, साथ में अपने छोटे भाई को भी ताकत से खींचे चले जा रहे थे और अपनी भी ताकत। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में कितनी शक्ति होती है, लेखक ने यहां पर वर्णन किया है। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांक पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्रायः समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने में ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूर तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में दो छानी, छप्पर का झोपड़ा भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुर स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। अपने हिमांक के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सुपिन में गिरता था। इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने बताया, पर्वतीय क्षेत्र के लोग जहां रहते हैं वहां किस प्रकार की परिस्थितियां होती है, और वहीं पर छोटे से झोपड़ी नुमा मकान बना करके उसमें रहते हैं। वहां की जो स्त्री है, नाटी, गोरी, खूबसूरत, जवान, चुस्त। रूप सिंह ने उसे देखा, अनुमान लगाया यह भाभी है, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। जिसे वो भाभी समझ रहा है, ये वह दिखाई नहीं दे रही है। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को ताड़ लिया और बोले, रूप तेरी भाभी। संवादहीनता, बातचीत न करना, चुपचाप रहना, भाभी को देख करके भी कुछ भी बात न करना, न उधर से न इधर से, क्योंकि अपरिचित थे दोनों एक दूसरे से। रूप ने आगे बढ़कर के उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने लगे। रूप और शेखर गुफा के पीछे पटरों पर ही लेट गए। ये वहां की रहन सहन की परिस्थिति का वर्णन लेखक ने किया है। रूप शेखर ने पुकारा, यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। ये अद्भुत एक्सपीरियंस है। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कुछ कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो, यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर, सच में बाहर वर्षा कर ढा रही है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कभी भी वर्षा आ जाती है और बहुत तेज आ जाती है। किस प्रकार वहां का वर्णन है, लेखक ने यह बताया कि किस प्रकार अचानक वर्षा होती है और तेज वर्षा होती है। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दों के पीछे से एक किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी। अरुणाभ मतलब सूरज के उगने से किरणों की वजह से लाल लाल दिख रहा था, उसे अरुणाभ कहा गया है। धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां, सीप, घोंघे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। लेखक ने बहुत सुंदर वर्णन किया यहाँ पर वहां के प्रकृति के अद्भुत का, सौंदर्य का। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप?
शेखर ने एकांत में पूछा, भाई बस थोड़ी सी ही धुन छटी है अभी। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था, मेरी मोनालिसा यहाँ है। एक पाश्चात्य संस्कृति का लेखक है, उसने पहाड़ को अपने प्रेमिका के रूप में कहा था, मोनालिसा प्रेमिका। मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों से पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव। मगर उस पर पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार साथ बैठे आगे के गिर्द भुनी हुई मक्के के बाल और चाय भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। ये वहां का मुख्य भोजन है, मक्का और मक्के की रोटी। यहां इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबे हटाने के रूप में एक अदद कोशिश। यहां भूप ने मक्के के हाथ को गर्म करते हुए पीछे से दूर तक देखा। आज इतने वर्षों के बाद यही पूछने के लिए आया है? मुझे और शर्मिंदा ना करें। लो सुन भूला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी, सुनने में बहुत मारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई वही जाने हैं जिस पर सचमुच पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ उठा न सका, धसक गया और अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ, बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया, छानी पर था, इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने, लाचार असहाय। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते। दोनों भाई खेत भी खींचकर निकाल लेते, माँ बाप को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया था सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तू तो पहले भी भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा नहीं मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ई तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाए हुए थे। रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी, मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल पहाड़। तो यहां पर लेखक ने बताया किस तरह पर्वतीय क्षेत्र में जब भूस्खलन होता है तो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, यहां तक से परिवार भी। कोई सहायता करने के लिए नहीं था। एक भाई था, वो भी चला गया, परिवार की मृत्यु हो गई। तो जिन असहाय स्थितियों का वर्णन है लेखक ने यहां पर सुंदर तरीके से किया है। इसके विषय में आज भी वो अपने भाई को स्मरण करता है। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय उष्मा के तलाश में थी उन्हें। वे हैरान हो इस चित्रित लीला को देख रहे थे। यहां लेखक ने बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। आत्मीय उष्मा, किसी अपने व्यक्ति को ढूंढ रहा था। रूप, विचित्र लीला और सारी बातों को आश्चर्य, क्योंकि उसको यह आभास था कि रूपा जो उसके बड़े भाई से प्यार करती थी तो सब भाभी के रूप में मिलेगी, लेकिन वो तलाश अभी भी मन में और आंखों में जारी है। तुझे बचपन में बाबा सुनाई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए मतलब सामने में बातचीत कर लगे, तो उनकी आंखों में कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिससे गिद्ध ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूं। गिद्ध ने ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गिद्ध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था।
नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुमसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीध उसके बचकाने पर हंसा, तो नहीं खाऊंगा। फिर दोनों फिर तो दोनों के ठन गया मुकाबला। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो दो हाथ करके ई मरूं। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण भी निकल जाएंगे। प्राण का मतलब प्राण। जान पे खेल गई। जान पे मतलब जान पे। चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीध के पीठ पर। गीध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी जो। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कश खींचे, फिर बोले, तो भूला, इसी तरह मैं भी आके बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। धीरे धीरे मरा हटाता रहा यहाँ का। थोड़ी बहुत कुछ खेती शुरू करी, अकेला अकेला रह गया तो औरत ले आए नीचे से। अब यहां पर लेखक ने इस कहानी का उद्देश्य बताया। कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे थे, इस पूरे मलबे में जहां पर उसकी परिवार की मृत्यु हो गई थी, सब कुछ धंस गया था, रोजी रोटी का साधन छिन गया था, धीरे धीरे काम करता रहा। तो वो सोचा कि नीचे से एक औरत और ले आऊं ताकि एक हाथ और बैठ जाए, तो हम लोग मिलकर के काम कर लें। तो बोल, कौन? शैला? रूप चौकन्ना हो उठा। अब रूप सिंह ने अपने जिससे भाभी की कल्पना की थी उसका नाम ले लिया। हां, अभी तक तुझे याद है? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तरासा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता जा रहा था। फिर उस पर एक नामालूम सी धुन छा गई। शैला आने की खेती फैल गई। बर्फ जमी न रहे, सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहां से आए। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही दूसरी उस तरफ सुपिन में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने में पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रात को बर्फ जमने लगी थी, दिन को पिघलने लगी थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। वहां की खेती में पानी की असुविधा के विषय में लेखक ने यहां पर कहा किस प्रकार बड़े परिश्रम करके उन्होंने झरने की धार को अपने खेत की तरफ मोड़ा। वहां का किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फल की प्राप्ति बहुत कम होती है। एक तो जगह का अभाव और दूसरा उसमें जी जान की मेहनत। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ ढक जाता होगा, यह सब? शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहां? तेरा मतलब शैला भाभी?
वो ई तो बता रहा था कि तेरी बाबी के आने से खेती का काम कैसा बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का ना था। फिर उसको बच्चा भी होने वाला था। हम ले आए दूसरी औरत। यहां देखो, इस घर में एक पत्नी है शैला, उसको बच्चा होने वाला है। फिर एक पत्नी और भी ले आया, क्योंकि पहाड़ियों की एक बात है, जितने हाथ उतना काम आसान। इस उद्देश्य को लेकर के वो काम करते हैं। दूसरी भाभी शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसके मां के जाने का क्या सूझा कि एक दिन यहीं में कूद गई सुपड़ी में। अब शैला जो है, उसके पति के दूसरी पत्नी आने पर, अर्थात सौतन के आने के बाद, वो अपने आप को नहीं रोक पाई और इस दुख से दुखी होकर के उस नदी पर एक दिन कूद गई और अपने आत्महत्या कर ली। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। फिर झरने के गिरने से शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। एक गहरी सांस लेकर के बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ई नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुन करके भी नहीं सुना, देख कर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार मानता है अपनी मां के मौत के लिए। वो महीप जो छोटा सा बालक है, वो एक गुनाहगार मानता है। अगर मेरी मां के रहते उसने दूसरी पत्नी लाया तो मेरी मां दुखी होकर के मरी है, तो इसमें गलती मेरे पिता की है। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषय अंतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने की मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, दिख तो नहीं रही, धुंध काफी कुछ छट चुकी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात कही थी, नहीं की मही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे। उसके पीछे हिमांग का कोई बाकी सबूत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायित होकर चांदी की सी राह चमका रहा था। इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंडक में उसे जम जाना लाजमी था, लाजमी ना स्वाभाविक था। वे हीम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उसके अंदर के हीम को पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से शब्द सौंदर्य का प्रयोग करके वहां का सुंदरता का वर्णन किया, प्रातःकालीन की सुंदरता का और वहां के झरने का। यह लेखन की सर्वोत्तम विधि है। तू गया, तेरे पीछे मां गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया था हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़, सिर्फ मैं जा रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ते रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। यहां पर अंतर वेदना को बता रहा है कि भाई चला गया, मां तेरे जाने के बाद जब तू ही चला गया तो मां, पिता, पत्नी सब चले गए। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र का सबसे कष्टदायक घटना यहां पर वर्णन है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने की वो यूं देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों के लिए दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। दोनों ही रूप को यहां पर वर्णन करते हैं जो शेखर और रूप सिंह ने देखा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा का इस वक्त। रूप ने धीरे से कहा, ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा।
यहाँ पर एक बात का यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचा चढ़ना चाहता है तो दर्द भी देता है अपने लोगों से बिछड़ने का। इसीलिए शब्द लिखा तन्हा, वेदना। कटाव की मरम्मत कर आगे की पास फिर लौट रहे थे भूप। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा, पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम? आपको लगता क्या है? दोनों ही। हंस पड़े भूप। शायद पहली बार बोले। हम यहाँ के, हम कहाँ के पहाड़ हुए बुला? हम तो चढ़ने ये हुए। दादा, रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत। दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो। मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें अपने साथ लिवा जाना चाहता हूं। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। यहां पर लेखक ने जो नीचे से हुए आए हुए व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार परिवार वालों को फिर नीचे उतारना चाहते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को आंखों से देख रहा है। लेकिन लेखक क्या लिखना चाहते हैं ये और भी सुंदर है। भूप गंभीर हो गए। हां, कहा न ना। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे। निर्विकार का मतलब शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसको कहते हैं निर्विकार। तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे क्लाइंबर, चढ़ने वाले। मानो चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीद और नन्ही चिड़िया वाला। जहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, जैसे वो चिड़िया मौत के ऊपर बैठ गए, ऐसे ही भले ही यहां पर मौत हो पहाड़ों में, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। जिंदगी का मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। यह मातृभूमि की महत्ता का वर्णन किया है, लेकिन साथ में लेखक ने पर्वतीय क्षेत्रों की वेदना को भी यहां प्रकट किया है। बैलों को बाहर धूप में निकालकर बांधा भूप ने, छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उसके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहां? शेखर ने कहा, कैसे आए? आप ये बताओ जी। सुना बड़ा मैंड रखते हैं आईएएस वाले, अब बड़ा दिमाग रखते हो आईएएस वाले। अब यहां मजाक सूझता है। शेखर ने कुछ इस कदर पराभूत था, वह भकुआ बन गया, भकुआ पगल सा बन गया। अजी कंधे पर ढो करके लाए इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर इन्हें? क्यों? मैं अपने दो औरतों को कंधे पर लाद कर ले जा सकता हूं, ला सकता हूं। आप दोनों को ला सकता हूं, इन्हें नहीं ला सकता। अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना। सो पीछे से एक छोटा बछड़ा भी ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर ये हंदाई पल गए, बैल बन गए। अब यहां पर बताते हैं भूप सिंह, छोटे बछड़े को कंधे पर लाद करके ले आए और आज जो है यहाँ पाल पोस करके बड़े बन गए, इसीलिए मैं इन्हें भी कंधे पे ले आया। तो पहाड़ी आदमी कितना मजबूत होता है इसके विषय में भी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब न दिया। हंसुए से मकई के डंठलों को काटते रहे। वे पहाड़ कभी भी धंस सकता है, मालूम है। इसका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराया रहा उस आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है, खुदकशी है। तुम कहते हो खुदकशी है, मैं कहता बचने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन
और गहराया गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज भर्रा रही थी। मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी। हमने आग अभी कल ही नीचे नहीं गया था, मगर आपने किसी से बात तो नहीं की थी ना? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में, यहाँ जहां हूं बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती यहाँ से नीचे देखने पर, मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूं? यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ मई पे बल्द है, मेरी घरवाली बल्द बैल। मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों पर मैंने पुरखों मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रही। मैं उन सब से बात करता हूं। दादा, ये सब देखकर सुनकर मेरा कलेजा को मुंह आ गया। अभी से भी बची कुछ जिंदगी के इंसाफ किया जा रहा है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। मुझे माफ कर दो करो भूला, मेरी खुददारी को बख्श दो। ये शब्द है खुददारी, अर्थात मैंने जहां जिया है, यहां मेरी माँ की आत्मा है, मेरे पिता की आत्मा है, मेरी पत्नी की आत्मा है। तुम चले गए तो क्या हो गया, लेकिन मैं अपने जन्मभूमि पर रहूंगा। कितने भी कष्ट हो, मृत्यु के भी बराबर कष्ट क्यों ना आए, पर मैं अपने देश में रहना चाहता हूं। अब तो जिंदा रण के ई बल्द उतर सकदिन न हम। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने खुददारी का प्रकट किया। इस पूरे के पूरे पाठ में लेखक ने पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का उजागर किया, और उस क्षेत्र से आकर के लोग यहाँ संपन्न तो बन रहे हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि को फिर भी छोड़ रहे हैं। इस वेदना को प्रकट किया और वहां की समस्याओं को के ऊपर समाज और सरकार को ध्यान आकर्षित किया है ताकि समझ सकें। अब प्रश्नोत्तर यहाँ दिया गया है, मैं अगले वीडियो पर आपको प्रश्नोत्तर समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें। जो शब्दार्थ आपको कठिन लगता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया, इसको समझें। खतो किताबत, पत्र व्यवहार, मुकम्मिल, स्थाई, खासम खास, अति विशिष्ट, तौहीन, बेइज्जती, जर्द, पीला पड़ना, इंपोर्टेड, विदेश से आया हुआ, आयातित, दरियाफ्त, जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, यहाँ पर पहाड़ी भाषा है। घाट बटी, ये भी पहाड़ी भाषा है। पहाड़ के पार जाने का रास्ता, चंदो, शमियाना, चादर, जैसे शमियाने के ऊपर जो चादर लगता है उसको चंदो कहते हैं। जहां पर इसको इस शब्दों से पर्वत की सुंदरता का उन्होंने तुलना किया है। दरकना, फटना, पगुराना, जुगाली करना, पैबंद, थेगली। सुपिन नदी का नाम है जो उनके घर के पास में था। अस्फुट, अस्पष्ट, कुहेड़ी, कुहरा, ये लोक भाषा है वहां की। खसेरी, घास वाली। डांडिया, पहाड़ियां। हिलांस एक पक्षी का नाम है जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है। नाबास, न बसना। गफलत, गलतफहमी, असावधानी। अनुतप्त, पछतावे से भरे। राक पिटन, चट्टानों में गड्ढा करना। ड्रिल, खोदना। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। संभ्रांत, कुलीन व्यक्ति। मशगूल, व्यस्त होना, लग जाना। शिनाख्त, पहचान। शख्सियत, व्यक्तित्व। तिलिस्म, जादू। वजूद, अस्तित्व। हिलकोरे, स्वर लहरी। तो सभी को शायद यह पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में जानना है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और हिंदी भाषा के साथ जुड़ जाएं, और उसके बाद प्रश्नोत्तर का वीडियो आपके लिंक पे आ जाएगा। साथ ही आपको कुछ और प्रश्न करना है तो यहाँ कमेंट बटन में लिखें, और पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें। तो सभी को मेरा नमस्ते। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर बताया जाएगा।